Hello, so welcome back to another video of AJ classes. So today we are going to start new session of class 10, the chapter 1 real number. So आज से स्टार्ट होने वाले रियल नंबर की पूरी सीरीज और चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी एमसीक्यू, आशा लॉन्ग क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करेंगे. What are real numbers? So real numbers क्या है? The numbers which are real, that is they can be placed in number line are known as real numbers. So जो भी numbers है जिन्हें हम real number line में place कर सकते हैं उन्हें numbers को क्या कहते हैं? Real numbers. And this includes the all types of numbers. जो भी numbers हम पहले पढ़ के आ चुके हैं आज तक, natural number, integers, rational numbers, irrational numbers, ये सारे numbers क्या करते हैं? हमारा include होते हैं real numbers में. थोड़े थोड़े जो पुराने नंबर्स है उनके बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं शॉर्टली. सो पहला नंबर आता है हमारा नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? जितने भी हमारे नंबर्स जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3, वो सबको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स. और उन्हें डिनोट किया जाता है क्या? एन से. और उसके बाद हमारा जो आते हैं होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या होते हैं? उन्हें नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? होल नंबर्स. और इसे सिंबल से डिनोट किया जाता है W से. सो फर्दर मूविंग फॉर द नेक्स्ट इस टाइप के इंटीजर्स कैसे कहते हैं? अगर हम जीरो के साथ सारे पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर सबको इंक्लूड करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इंटीजर्स कहा जाता है. और इनसे सिंबलाइज कहा जाता है डिनोटेड बाय जेड. सिमिलरली रेशनल नंबर्स, जो भी नंबर्स वी कैन represent in the form of p by q, where p and q are integers but q will not equal to 0. जहाँ पे हमारा वो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या होगा? रिप्रेजेंट होगा. बट P एंड Q में से Q हमेशा कभी भी जीरो नहीं हो सकता. अगर Q जीरो हो गया तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? समथिंग बाय जीरो विल बी इनफाइनाइट, दैट विल बी इनवैलिड, एंड द रेशनल नंबर इज ओनली वैलिड इन व्हिच केस द Q इज नॉट इक्वल टू जीरो. Plus the numbers what we have read, that are the irrational numbers, that which cannot be expressed in the form of p by q. जो भी नंबर को हम p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उन्हें नंबर्स को क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर्स कहते हैं. नंबर्स को हम एक डायग्रामेटिकली वे में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? नेचुरल नंबर्स जो आते हैं हमारे होल नंबर्स के अंदर. होल नंबर्स के अंदर से आते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स आते हैं किसके अंदर? रेशनल नंबर्स के अंदर. मतलब इन सबसे सबसे बड़ा जो सेट होगा वो किसका होगा? रेशनल नंबर्स का. रेशनल नंबर्स के अंदर इंक्लूड होंगे हमारे क्या सारे? इंटीजर्स भी इंक्लूड होते हैं, होल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं. बट रेशनल नंबर्स में इरेशनल नंबर्स इंक्लूड नहीं होते. अगर हम कंबाइन कर लेंगे रेशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को दोनों को, तो हमारा क्या आ जाता है? वो रियल नंबर फॉर्म होता है. पहला थ्योरम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. सो क्या कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर्स अकर. मीन्स अगर हम कोई भी ऑर्डर में उसके प्राइम फैक्टराइज करें, अगर एक नंबर है 30, उसे पहले हम 2 से भी फैक्टराइज कर सकते हैं, 3 से भी फैक्टराइज कर सकते हैं, हमारा ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. पर उसका जो फाइनल जो आंसर आएगा 15 क्या 30 को अगर हम फैक्टराइज करें तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 5 इंटू 3 इंटू 2. सो इस फाइनल आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा. लेकिन वो ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं. सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स. सो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? वो हमें हर नंबर का यूनिक होता है, बट उसका क्या होता है? उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. सो प्राइम नंबर्स होते हैं जो भी नंबर्स का 2 ही फैक्टर्स होता है. लाइक 2 हो गया, 5 हो गया, उनका फैक्टर्स क्या है? एक 2 हो गया, 1 हो गया 2 का फैक्टर, 5 के फैक्टर्स 1 एंड 5 इटसेल्फ. तो उन नंबर्स को क्या आता है? प्राइम नंबर्स कहते हैं. कंपोजिट्स जिस नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर्स, लाइक 2 का क्या होता है? 4 होता है, 6 होता है, 9 होता है, वो सब क्या होते हैं? हमारा कंपोजिट नंबर्स होते हैं. हम कोई भी एक नंबर को फैक्टराइज करते हैं. लेट हम 30 को फैक्टराइज करेंगे. सो क्या करेगा? 30 को फर्स्ट डिवाइड करेंगे 2 से. सो क्या आएगा? 15 आएगा. फिर अगर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा. सो 30 का फैक्टराइजेशन क्या आता है? 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा. सो हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, जैसे 3 इंटू 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं. 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1.
ये 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2 टू द पावर 1। उस तरह अगर हम बड़े नंबर को लेंगे फैक्टराइज करेंगे, लेट 120 को फैक्टराइज करेंगे। 120 फैक्टराइज करेंगे तो क्या करेंगे, पहले 2 से करेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा, 2 से करने से कितना आएगा 30, फिर 2 से करने से आएगा 15, 3 से करने से 5। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 120 इक्वल टू 2 टू द पावर 3। 2 कितने बार है 3 बार है, तो इसे क्या लिखते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। सो एक हर एक नंबर का 120 का लिया उसका फैक्टराइजेशन अलग आया, 30 का लिया उसका फैक्टराइजेशन क्या होता है अलग है। हमारा क्या ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, वही सेम 120 को लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 5। अगर आपका मन करे कि मैं पहले 2 से नहीं करूँगा, पहले 3 से डिवाइड करूँगा, पहले 5 से करूँगा, वो कर सकते हैं, बट एवरी नंबर का क्या आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन डिफरेंट आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट एनसीईआरटी के एग्जाम से इसके बेसिस के और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है। तो इसका फॉर्मेट याद रखना, जो भी नंबर्स क्वेश्चन आए उसके उस अकॉर्डिंगली क्या कर लेना है, चेंजेस कर लेते हैं। मैं बता दे रहूंगा कि एग्जाम के लिए किसी भी बार करना है हर क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 4 टू द पावर n दिया है, एग्जाम में 6 टू द पावर n आ जाता है। सो इस तरीके के नंबर को कैसे करेंगे। सो एग्जाम्पल 1 है, कंसिडर द नंबर 4 टू द पावर n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with a digit 0. तो इसके लिए पहले तो आपको समझना होगा कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है। तो क्वेश्चन ने बोला है अगर हमारा कोई एक नंबर है 4 टू द पावर n, n कोई भी नेचुरल नंबर्स हो सकता है। हमने पहले पढ़ा था व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, दैट आर 1 2 3। सो अब 4 टू द पावर 1 निकाल रहे हैं, 4 टू द पावर 2 निकाल रहे हैं, 4 टू द पावर 1 लाख निकाल रहे। तो क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है कि वो नंबर का वैल्यू हमारा क्या आएगा, लास्ट में डिजिट में क्या आएगा 0 आएगा। सो आपको पता होगा अगर कोई भी एक नंबर का लास्ट डिजिट में 0 है, वो कौन सा नंबर है 10 है 20 है 30 है। सो बेसिकली अगर 10 को फैक्टराइज करते हैं तो क्या आता है 2 आता है और 5 आता है। तो कोई भी नंबर का आखिरी में 0 हो, सो मोस्ट मैंडेटरी क्या है उसका फैक्टर एक 2 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए। सो अगर हम 4 टू द पावर n को फैक्टराइज करेंगे, 4 क्या होता है 2 टू द पावर 2 और उसका होल टू द पावर n मतलब 2 टू द पावर 2n। सो 4 टू द पावर n का जो भी वैल्यू लेंगे n के वैल्यू में, जो भी नंबर्स हम निकालेंगे हर केस में उसका फैक्टर्स क्या आएंगे ओनली 2 आएगा, 5 कभी आएगा ही नहीं। तो उस वजह से 4 टू द पावर n कभी भी उसका आखिरी डिजिट क्या होगा 0 नहीं होगा। सो उसका आंसर लिखने का थोड़ा फॉर्मेटिंग होता है, लाइक ऐसे समझ गए क्यों हुआ। तो इसका फॉर्मेटिंग कैसे होता है, आंसर लिखा इफ द नंबर 4 टू द पावर n for any n we have to end with the digit 0, then it would be divisible by 5। अगर कोई भी नंबर का लास्ट में 5 का डिविजन रूल क्या होता है, उसका आखिरी में 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर का आखिरी डिजिट 0 हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबल होगा मतलब क्या होगा 5 उसका एक फैक्टर होगा। अगर हम 4 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसका फैक्टर क्या आएगा 5 आएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज क्यों है पॉसिबल नहीं है, क्यों 4 टू द पावर n जो होता है वो क्या होता है 2 टू द पावर 2n होता है। सो ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन में 4 टू द पावर n में क्या आएगा ओनली 2 आएगा, 5 कभी आएगा ही नहीं। तो एरिथमेटिक गारंटी अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक्स क्या कहता है हर नंबर का एक यूनिक क्या होता है तुम्हारा फैक्टर्स होते हैं और फैक्टराइजेशन यूनिक आता है। तो इसका मतलब 4 टू द पावर n में कभी भी 5 नहीं आएगा, तो उस वजह से 4 टू द पावर n कभी भी 0 से n नहीं होगा। वही सेम चीज अगर एग्जाम में क्वेश्चन में 6 टू द पावर n आ जाता है तो सारे फॉर्मेट सेम रहेंगे। तो यहाँ पे बस लिख लेना है जहाँ पे लिखा है 4 टू द पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर 2n, उसका बदले लिखना है 6 को फैक्टराइज करें क्या होगा 2 इंटू 3, 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। इसका मतलब 6 टू द पावर n को फैक्टराइज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक तो आएगा 2 टू द पावर n, एक आएगा 3 टू द पावर n। इसका मतलब 6 टू द पावर n भी हमारा क्या नहीं होगा कभी भी 0 से n नहीं होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एलसीएम एंड एचसीएफ। सो हमें पता है एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो एलसीएम क्या होता है, अगर कोई भी दो के नंबर एक्स एंड वाई है उनका एलसीएम क्या होता है ए होता है। तो उसका मतलब क्या होता है एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो जो आंसर होगा वो दोनों नंबर का कॉमन मल्टीपल होगा। एंड एचसीएफ होता है वो दोनों नंबर का सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है। तो एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। अगर हम कैसे निकालते हैं एलसीएम निकालने के लिए, हम वो दोनों
नंबर को फैक्टराइज करेंगे एंड ईच जो होगा हमारा क्या होगा, डिफरेंट फैक्टर्स होगा, उनका हाईएस्ट पावर्स को ले आता है। एचसीएफ केस में क्या आता है, उनका जो कॉमन होंगे जो क्या प्राइम फैक्टर्स, उनका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स का ले आता है। अगर उनका प्राइम फैक्टर्स में एक नंबर में आता है 2 टू द पावर 3, एक दूसरे नंबर में आता है 2 टू द पावर 5, तो उन दोनों में से स्मॉलेस्ट क्या होता है, 3 होता है। एचसीएम केस में 2 टू द पावर 3 काउंट होगा, बट एलसीएम केस में 2 टू द पावर 5 काउंट होगा। उसका एग्जांपल नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अगर हम 6 को फैक्टराइज करेंगे तो पहले 6 किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो उसका आंसर आ जाएगा क्या, 3। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। सेम होएगा अगर हम 20 को फैक्टराइज करेंगे तो उसका क्या आएगा, 2 से डिवाइड करने से 10 आएगा, फिर 2 को करने से 5 आएगा। सो हम 20 को लिख सकते हैं क्या, कितने 2 है, 1 2, क्या लगते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5। तो इन दोनों केस में एचसीएफ, अगर हम पहले एचसीएफ लिखाएंगे तो क्या बोलते हैं कि एचसीएफ में जो कॉमन फैक्टर्स देखना है, तो 6 एंड 20 में कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो पहले इसमें क्या आएगा, 2 आएगा, और उसका जो लीस्ट पावर होगा, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, सो लीस्ट क्या हुआ, 1 हुआ, सो 2 टू द पावर 1, इसका मतलब 2 होगा उनका एचसीएफ। बस अगर हम उनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होता है, सारे फैक्टर्स काउंट होंगे और उनका हाईएस्ट पावर। पहले तो अगर 2 लेंगे और एक फैक्टर क्या है, 3 एक फैक्टर है और 5 एक फैक्टर है, तो 2 हाईएस्ट कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट कितना आता है, 2 होगा। 3 1 ही है और 5 भी 1 है, तो इसका क्या आएगा आंसर, 4 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो गया, 60। सो इन दोनों का अगर 6 एंड 20 अगर उनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, वो 2 आएगा, उनका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। वहीं पे जो नेक्स्ट कंसेप्ट था कि हमारा अगर दो नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होता है, उनका नंबर दो का प्रोडक्ट के साथ इक्वल होता है। सो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करेंगे इन दो नंबर 6 एंड 20, उनका एचसीएफ कितना था, 2 था, और उनका एलसीएम कितना था, 60 था। सो इनका एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 इंटू एलसीएम ऑफ 6 एंड 20, एचसीएफ कितना था, एचसीएफ था हमारा निकला था 2, और एलसीएम कितना पाया था हमने, 60 पाया था। 2 इंटू 60 क्या होता है, 120। वो क्या इक्वल होता है, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दोनों नंबर लेट ए एंड बी, उनका प्रोडक्ट नंबर क्या था, 6 था और क्या था, 20 था, तो इनका प्रोडक्ट भी कितना जाता है, 120। तो इसका मतलब अगर दो नंबर्स दिया है, उनका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जितना आएगा, वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, वही सेम आएगा।